जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का लाए हैं कितना 100+ क्वेश्चन, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे, वो भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है। इसके पहले हमने आपको 100 क्वेश्चन दोस्तों इसके पहले हमने 100 क्वेश्चन आपको पहले वीडियो में दे चुके हैं, तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहाँ से आप इसके पहले के 100 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा प्रश्न शुरू होता है 101 से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो हमें बताना कि फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा लाल, हरा, नीला। कौन कौन से दोस्तों? लाल, हरा और नीला, यही मुख्य रंग होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो आपका मोबाइल है, जो आप सामने जो मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं दोस्तों, क्या देख रहा है? मोबाइल स्क्रीन। तो इस स्क्रीन में भी केवल हमारे पास में कितने स्क्रीन में केवल 3 ही बल्ब लगे होते हैं दोस्तों। तो कौन कौन सा है? एक होता है लाल रंग का होता है दोस्तों, दूसरा होता है हमारा कौन सा? नीला रंग होता है, और एक हरा रंग होता है दोस्तों। नीला हो जाएगा और एक हरा रंग होता है। तो केवल 3 बल्ब ही हमारे स्क्रीन को मल्टी कलर यानी बहुत सारे कलर में प्रदर्शित करते हैं। इन कलर के बंद होने से, किसी कलर के बल्ब के बंद होने से, चालू होने से हमारी स्क्रीन चलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जैसे लाल और हरा, यदि लाल और हरा रंग को मिलाएंगे तो कौन सा बन जाएगा? हमारा पीला रंग बन जाएगा। और यदि हम लाल और नीला को मिलाएंगे दोस्तों तो हमारा कौन सा रंग बन जाएगा? तो लाल और नीला से बनेगा हमारा गुलाबी रंग बन जाएगा, गुलाबी। इस तरह से ऐसे ही बहुत सारे कलर बनते रहते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होता है। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो दोस्तों, हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो चलिए, इसका आंसर है ऊर्जा का। क्या दोस्तों? ये ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना दो दोस्तों? तो एक गतिज ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वात में, जो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वात में 1 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त करने पर प्राप्त की जाती है। यानी 1 वोल्ट का विभवांतर पार करने में जो प्राप्त की जाती है उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ये किसका है? ऊर्जा का मात्रक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होता है। तो हमारा प्रश्न कहता है कि दूध का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दूध देखा होगा, जो गांव में आते दूध खरीदने के लिए, वो क्या रखे रहते दोस्तों? तो वो उनके पास एक मीटर रहता है जिसके द्वारा वो आपके दूध की क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों? डेंसिटी चेक करते हैं कि आपके दूध में कितना पानी मिलावट है। चलिए, तो इसका और एग्जाम्पल और देते हैं कि आपने देखा होगा, जो दूध है, तो दूध में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो दूध में होता है हमारा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है दूध में? लैक्टिक अम्ल। तो इसी लैक्टिक अम्ल को नापने के लिए किसका हम उपयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का। चलिए, तो इसका हमारा राइट आंसर है लैक्टोमीटर। तो इससे लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की जो सांद्रता रहती है, जो दूध का घनत्व रहता है, उसको नापा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि चर्म रोग के उपचार में उपयोग किया जाने वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या है। तो क्या करना है? चर्म रोग का जो उपचार होता है उसके में जो रेडियो आइसोटोप इसका उपयोग किया था। तो चलिए, इसका राइट आंसर हमारा रेडियो फास्फोरस। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? रेडियो
फास्फोरस का। तो दोस्तों इसमें हमारा रेडियो फास्फोरस एक प्रकार का आंतरिक रेडियोथेरेपी है, जो क्या करता है, जो रक्त के विकारों को अलग करता है। जो रक्त के विकार होते हैं, इन विकारों को क्या करता है, अलग करता है। इसीलिए जो थ्राम्बोसाइटेमिया के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं कि इसमें राइट आंसर क्या है। इसका आंसर है दोस्तों एसिटिक अम्ल। चलिए तो सिरका को दोस्तों हम वाइनगर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते दोस्तों, इसको विनेगर वाइनगर के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा उपचार होता है हमारा अपच में होता है। किसमें होगा, अपच। अपच जानते हैं कि जब भोजन हमारा पचता नहीं है। दूसरा इसका उपचार कहाँ होगा हमारा, गठिया। जो गठिया बाद होता है पाँव में, देखा होगा पाँव में फोड़े इस टाइप के हो जाते हैं, उसमें भी इसका उपयोग होता है। एलर्जी में होता है दोस्तों, किस में होता है, और एलर्जी। इसके बाद होता है दोस्तों ये सिर दर्द। सिर दर्द में भी हम सिरका या अचार का उपयोग कर सकते हैं। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव क्या करना, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। तो मानव नेत्र के जिस वस्तु पर, यानी जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, या हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र का ऐसा भाग जहाँ से प्रतिबिंब बनेगा और हमें वस्तु वो सही दिखती है, तो वो भाग कौन सा कहलाता है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा रेटिना। क्या कहेंगे इसको, रेटिना या दृष्टि पटल। चलिए तो हम आपको बताते हैं कि रेटिना कहाँ बनता है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा मानव नेत्र का चित्र है। तो रेटिना इसमें कहाँ बनेगा दोस्तों, तो यहाँ कहलाएगा हमारा रेटिना। इसे कहेंगे हम रेटिना या दृष्टि पटल। यदि कोई बाहर से किसी वस्तु हमें दिख रही है तो उसका प्रतिबिंब सबसे पहले हमारा कहाँ, लेंस पे बनेगा, और लेंस का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा हमारा रेटिना पर, जिससे हमें कोई वस्तु जो सीधी थी वो सीधी दिख जाएगी। दोस्तों ये है हमारा नेत्र, मानव नेत्र है। ऐसा मानव, इस तरह का नेत्र आज तक किसी भी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो सिलियरी मसल्स रहती हैं, इनके खींचने से यदि ये बाहर की तरफ खींचते तो लेंस हमारा लंबा हो जाता है, और ये अंदर की तरफ यदि होते हैं तो इनसे हमारा लेंस गोल आकार का हो जाता है, जो हमारा उत्तल और अवतल दोनों लेंसों की भांति कार्य करता है। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एनोमीटर क्या मापने का कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा पवन के वेग को क्या नापता है दोस्तों, ये पवन के वेग को नापता है एनोमोमीटर। पवन के वेग से मतलब है दोस्तों कि जब हवा चलती है, तेज चलते, तो हवा का जो प्रेशर रहता है, जो बहाव रहता है, उसको नापा जाता है किससे, एनोमोमीटर से। इससे तब पता लगाते हैं कि कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा प्रश्न है, द्रव का वाष्पीकरण होता है। तो द्रव का वाष्पीकरण होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा क्वथनांक पर। किस पे होता है दोस्तों, क्वथनांक पर। यदि क्वथनांक होता है तो द्रव का वाष्पीकरण होगा। क्वथनांक का मतलब होता है दोस्तों, यदि किसी भी चीज़ को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो वो स्वतः ही धीरे धीरे भाप बन के उड़ने लगता है। जैसे हम घर पे यदि पानी को गर्म करेंगे बहुत ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो पानी क्या होता है, भाप बन के उड़ने लगता है। तो निश्चित रूप से जब जल को हम गर्म करेंगे तो उससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी।
चलिए दोस्तों, तो जल का यदि आपसे पूछा जाए कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो जल का क्वथनांक कितना हो दोस्तों, तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछा जाए कि जल का गलनांक कितना होता है, तो जल का गलनांक होता है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ से बर्फ द्रव रूप में आना प्रारंभ कर देती है। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। तो मिर्गी की औषधि बताना है कि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। तो मिर्गी जानते दोस्तों आप कि मिर्गी क्या कहलाती है। मिर्गी से आपने देखा होगा, किसी व्यक्ति को यदि मिर्गी आती है तो क्या होता है, उसको चक्कर खा के वो क्या होता है, ज़मीन पर गिर जाता है और उसके मुँह से दोस्तों बहुत मात्रा में फसू का टाइप का आता है। जिस तरह से भैंस खाना खाती ना, तो उसके खाना खाने से झाग बनता है, उसी तरह से मिर्गी वाले के उस पर झाग आता है, तो उसको कुछ देर तक लेकर तो दोस्तों बेहोश हो जाता है, उसे हम मिर्गी कहते हैं। तो चलिए हम इसका देखते हैं आंसर, इसका आंसर क्या है। चलिए, तो इसका आंसर है परमेलिया। क्या कहते हैं दोस्तों, इसका आंसर है परमेलिया। तो जो मिर्गी की दवाई है वो दोस्तों किससे, परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त होती है। उसका नाम याद रखें दोस्तों, परमेलिया लाइकेन, क्योंकि लाइकेन की बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो लाइकेन कुछ जो रहते हैं हमारे, कुछ हमारे लिए अच्छे भी रहते हैं, कुछ बेकार भी रहते हैं। तो लाइकेन दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि लाइकेन एक मिश्रित पौधा है। क्या दोस्तों, एक मिश्रित पौधा है जिसमें जिसमें रहता है एक कवक और दूसरा रहता है हमारा शैवाल। तो ये दोस्तों क्या है, कवक और शैवाल का मिश्रण पौधा है। तो अब कवक क्या होता है, कवक के पास से ये वायुमंडल से पानी को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन क्लोरोफिल ना होने के कारण भोजन नहीं बना सकता। और शैवाल की कमी रहती है कि वो किसी चट्टान पर गिर रहते दोनों पौधे, तो जहाँ वो पानी तो नहीं ला सकता लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। इसलिए दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करके साथ साथ जीवन यापन करते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों लाइकेन। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए, तो प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो हमें बताना चिकित्सा शास्त्र का जनक। तो चलिए, इसका राइट आंसर हमारा हिप्पोक्रेटस। क्या बोलते हैं दोस्तों इनको, हिप्पोक्रेटस, जो चिकित्सा शास्त्र के जनक है। और इसमें एक और होते हैं जो मेडिकल लाइन के जो भी छात्र होते हैं, तो इन्हीं के नाम पर इनकी शपथ दिलाई जाती है कि आज से हम सेवा क्षेत्र में सही रूप से काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है मीना माता रोग किसके माध्यम से जल के मैलापन से फैलता है। तो चलिए दोस्तों, हमें बताना है कि जो मीना माता रोग है वो जल के किसके माध्यम से फैलता है। तो चलिए, इसका राइट आंसर हमारा पारद है। किसके द्वारा फैलता है दोस्तों, उसका नाम है पारद। तो पारद से बनी धातु को क्या बोलते हैं दोस्तों, पारद बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है कि चमकने वाला और माचिस में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो क्या बताना दोस्तों हमें, चमकने वाला और माचिस में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो चलिए, इसका राइट आंसर हमारा फास्फोरस। क्या दोस्तों, फास्फोरस है। जो माचिस में लगाते हैं वो चमकता है, और इससे क्या होता है, हर माचिस की तीली जल जाती है घर्षण के कारण, जिसे क्या कहते हैं, फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव के शरीर में ऐसा अंग जो पुनरुत्थान को प्रदर्शित करता है। तो मानव के शरीर में बताना ऐसा कोई अंग जो पुनरुत्थान का भी दोस्तों पता होता है कि जैसे कोई भी अंग है, यदि वो अंग क्या हो जाए, एक बार नष्ट हो जाए, कट जाए, तो वो अंग दोबारा से वही अंग रिकवर हो जाता है, जिसे कहते हैं पुनरुत्थान। जैसे छिपकली की पूंछ देखा होगा आपने कि एक बार कटने के बाद ये दोबारा उग जाते, जिसे कहते हैं पुनरुत्थान। चलिए, तो इसका
राइट आंसर हमारा यकृत। क्या दोस्तों इसका राइट आंसर यकृत। यकृत में क्या होता है, पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। यदि इसकी कोशिका नष्ट हो जाती है तो ये पुनः अपनी कोशिकाओं को फिर से बना सकता है, नई कोशिका बना सकता है, जिसे हम कहते हैं पुनरुत्पादन। इसका एग्जाम्पल यकृत यानी लीवर। हमारे शरीर में केवल लीवर, इसके बाद त्वचा में भी होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। दोस्तों बताना हीमोग्लोबिन का कार्य। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ के शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ले जाने का कार्य करता है। तो चलिए इसका राइट आंसर है हमारा ऑक्सीजन को ले जाना। क्या कर दोस्तों, ऑक्सीजन यानी O2 को ले जाना। कहाँ तक, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक। जैसे हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जाएगी तो ये हमारा जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को पकड़ के बढ़िया स्पेशल व्यवस्था के साथ प्रत्येक कोशिका तक ले जाएगा श्वसन क्रिया कराने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, खुजली का रोग, इसके बीच का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग है। तो दोस्तों में बताना खुजली का जो रोग स्पीशीज है इसका निम्नलिखित से कौन सा कारण है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा कवक। किस होता है दोस्तों, ये होता है कवक से होता है। जो बहुत सारे कवक होते हैं जो हमारे लिए कैसे हैं, हानिकारक हैं, और कुछ कवक हमारे लिए लाभदायक हैं। तो कवक का हमें उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कवक, क्योंकि यदि इसकी मात्रा ज़्यादा आ जाए हमारे पास तो क्या करते हैं, हमारे शरीर में खुजली रोग को उत्पन्न करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है। तो रक्तदान जानते दोस्तों, रक्तदान का मतलब होता है जो रक्त को दान कर सके, जो क्या कर सके, जो दोस्तों रक्त को दान कर सके, तो उसे कहते हैं रक्तदान। तो चलिए हम आपको रक्त की प्रकृति समझाते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस रक्त समूह को रक्तदान दे सकता है। तो देखो दोस्तों, रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। रक्त समूह हमारा कौन कौन सा होता है, ए होता है, पी होता है, और हमारा ए बी होता है, और ओ होता है। इस तरह से हमारे रक्त समूह कितने हो गए दोस्तों, 4 प्रकार से रक्त समूह हो जाते हैं। अब ए पर जैसे पॉजिटिव और निगेटिव, ये डिपेंड करता है RH कारक। ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है RH कारक उपस्थित है, RH कारक उपस्थित है। यदि निगेटिव है तो RH कारक नहीं है। RH कारक हमारे पास रीसस नामक बंदरों से आया है। ये प्रमाणित करता है कि हमारा जन्म का पूर्व विकास क्या है, बंदरों से हुआ हमारा जन्म। तो दोस्तों ये क्या कर सकता है, ये रक्त को यहाँ लिखेंगे हम दाता, यहाँ लिखेंगे हम प्राप्त करता। तो ए रक्त किसको दान कर सकता है, ए केवल ए को रक्तदान कर सकता है। और इसके बाद हमारा ओ को भी इसके बाद क्या करेगा, ये हमारा ए वाला रक्तदान किसको कर सकता है, तो ये रक्तदान कर सकता है हमारा एक ए का हो गया। तो चलिए दोस्तों हमने आपको लिए टेबल बनाई है, तो टेबल से पता करेंगे ए रक्त किसको दान कर सकता है, ए और ए बी को रक्त दान दे सकता है। लेकिन ए प्राप्त किससे सकता है, ए से प्राप्त कर सकता है और ओ से ओ रक्त समूह से प्राप्त कर सकता है। चलिए दूसरा हमारा बी, रक्त समूह दान बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी क्या है, सर्वग्राही है। और बी से रक्त प्राप्त कर सकता है और ओ से रक्त प्राप्त कर सकता है।
चलो हमारा ए बी, रक्त केवल ए बी बस को स्वयं को दे सकता है। इसके बाद वो ए से प्राप्त कर सकता है, ए बी से प्राप्त कर सकता है और ये ओ से प्राप्त कर सकता है। और ये किससे दोस्तों, ये सभी से प्राप्त कर सकता है हमारा। चलिए अगला, इसके बाद हमारा किससे, बी से भी रक्त प्राप्त कर सकता है। अब ओ रक्त समूह, तो ओ रक्त समूह हमारा किससे रक्त वो दान कर सकता है, ए को, ए बी को, ओ को और ओ मतलब स्वयं को, और ए हो गया और बी को, ए बी और ओ इनको रक्तदान कर सकता है। इसके बाद वो किससे प्राप्त कर सकता है, तो केवल दोस्तों ओ से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। इसलिए ए बी हमारा सर्वग्राही है और ओ सर्वदाता रक्त समूह है। तो इसका राइट आंसर निकला है दोस्तों हमारा वो रक्त समूह है। रक्तदान कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है, तो उसका नाम है दोस्तों रक्त समूह। और ए भी होता है सर्वग्राही बोल सकते, यानी सभी से रक्त ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य पदार्थ विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा यकृत। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, यकृत प्रभावित होता है। क्योंकि मनुष्य के शरीर में यदि यकृत कमज़ोर रहेगा तो मनुष्य का शरीर भी कैसा रहेगा, कमज़ोर रहेगा। तो किसी विषाक्तता पदार्थ से सबसे पहले होता है यकृत, यानी लीवर डैमेज्ड होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ पाए जाते हैं। दोस्तों हमें बताना कि मछली में उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या पाए जाते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा अमोनिया। तो मछली क्या करती है दोस्तों, अमोनिया का उत्सर्जन करती है। तो जो जल में रहने वाले हैं जो अमोनिया को उत्सर्जन कहलाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अमीनोटैलिक कहते हैं। तो दोस्तों उत्सर्जन के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, चलिए तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों हमारा अमोनीटैलिक, कौन से जानवर होते दोस्तों, अमोनोटैलिक। दूसरा होता यूरियोटैलिक। तीसरा होता है दोस्तों हमारा यूरोकोटैलिक। इसके तात्पर्य जो अमोनिया का उत्सर्जन कहते हैं वो अमीनोटैलिक जंतु कहलाते हैं, जो यूरिया के रूप में उत्सर्जन कहते हैं वो यूरोकोटैलिक कहलाते हैं, जो यूरिया और अमोनिया दोनों का उत्सर्जन कहते हैं वो कहलाते हैं यूरोकोटैलिक। तो मनुष्य कौन सा प्राणी है, तो मनुष्य होता है दोस्तों, मनुष्य होता है वो यूरिया टैलिक बीच वाला है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों बताना शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है यकृत। क्या दोस्तों, यकृत या लीवर। इससे बड़ी शरीर में कोई भी ग्रंथि नहीं है। और सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो दोस्तों कहलाती तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर की आँख के कौन से हिस्से में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव के शरीर के आँख के कौन से हिस्से में दोस्तों क्या बताना, प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा रेटिना। तो स्वस्थ वो सही प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो उसको साफ और स्वच्छ दिखेगा। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि मैडम क्यूरी ने किसकी इकाई का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। आपने मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा दोस्तों, मैडम क्यूरी
इन्होंने क्या किया दोस्तों, तो इन्होंने किसकी खोज की थी, रेडियोधर्मी पदार्थ की खोज की थी, जिसे आज के समय में क्या कहते हैं, रेडियम। आपने रेडियम का नाम सुना होगा, जब भी रोड पर देखा होगा कोई भी चीज़, यदि उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है दोस्तों, वो चमकता है। यानी मैडम क्यूरी जनमान थी, जन्म से ही अंधी थी। तो अब जब इन्होंने इतनी बड़ी खोज कर ली कि जब कोई भी चीज़ ऐसी जिसके ऊपर लाइट डाले तो क्या हो जाता है, वो चमक जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। चलिए, तो हमें क्यूरी किसकी इकाई है, ए पता करना है। तो चलिए, इसका राइट आंसर हमारा रेडियो एक्टिव धर्मिता। किसकी इकाई दोस्तों, रेडियो एक्टिव धर्मिता, उसी से संबंधित है, जिसकी खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। और इनके जो पति थे, इनका नाम था पियरे। क्या था दोस्तों, पियरे। चलिए, अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। दोस्तों, हमें बताना किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो आपने पढ़ा था कि बेजा नी हा पी ना ला। तो दोस्तों, जो लाल रंग होता है, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। यहाँ से तरंगदैर्घ्य धीरे धीरे घटते चली जाती है, लेकिन जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उसकी विकिरण क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बैगनी रंग से लाल रंग की तरफ विकिरण क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो चलिए, इसका हमारा राइट आंसर है बैगनी रंग। किसी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर, क्या बताना दोस्तों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होता है। हमें दोस्तों एक गतिविधि है कि यदि कमरे का रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का गेट खोल दिया जाए तो क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर हमारा तो दोस्तों हमें प्रैक्टिकल करना है कि क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, कमरे का ताप क्या होगा, कमरे का ताप दोस्तों इंक्रीज होगा है, इंक्रीज यानी बढ़े जाएगा तापमान। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो एना और टॉमी। चलिए, तो इसका राइट आंसर हमारा जानवरों और पौधों की संरचना, यानी किस किस की, प्लांट और एनिमल स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। चलिए, तो एनाटॉमी का मतलब होता है कि ऐसे विज्ञान जिसमें जानवरों और पौधे की संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों एनाटॉमी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है 125, गोताखोर किस गैसों के मिश्रण में सांस लेते हैं। तो गोताखोर कौन सी गैसों का मिश्रण है जिसमें वो सांस लेते हैं। तो चलिए, इसका राइट आंसर हमारा ऑक्सीजन और हीलियम। किसमें दोस्तों, ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण गैस में सांस लेते हैं। गोताखोर कौन कहलाता, गोताखोर होता है दोस्तों जो समुद्र में विचरण करते हैं। समुद्र में विचरण से मतलब जो समुद्र की गहराई या समुद्र में कोई चीज़ गिर जाए तो उसका पता लगाते हैं, इंसानी होते हैं, उन्होंने कहते हैं हम गोताखोर कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण लिखिए। तो पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल क्या होते हैं दोस्तों, आपस में चिपक जाते, इसका कारण लिखना है। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है पृष्ठ तनाव। किसके कारण दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण जो पानी से निकलने वाले शेविंग ब्रश के बाल होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। तो इसमें क्या बनता है दोस्तों, पृष्ठ तनाव। आपने देखा कोई भी यदि हम किसी भी पानी से बूंद को टपकाएंगे तो क्या बनता है, उसमें हमेशा बूंद गोल हो जाती है, इससे वो अपना पृष्ठ तनाव बना लेती है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी उससे जो घटना में कौन सी गैस निकली थी जिससे कई लोगों के मरने की नौबत आ गई थी? तो चलिए इसका राइट आंसर है हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके द्वारा भोपाल कांड, इसे भोपाल कांड के नाम से भी जानते हैं। इस गैस के रिसाव से फैक्ट्री में काम करने वाले कई लोग मारे गए थे। गैस के केवल सूंघने से ही व्यक्तियों की मौत हो जाती थी। तो ये आज के समय में भोपाल की घटना बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी घटना हुई थी हमारी 4 कब हुई थी दोस्तों? 4 दिसंबर 1984। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 दिसंबर 1984 को घटना हुई थी। बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। चलेंगे क्वेश्चन हमारा कि सोरोसिस नामक मानव रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों मैं बताना सोरोसिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो चलिए दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है जिगर। किसको प्रभावित करता है दोस्तों? जिगर को प्रभावित करता है। जिगर जानते हैं आप? जिगर का मतलब दोस्तों लीवर ही बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? लीवर। यानी लीवर को क्या करता है? डैमेज्ड करता है। और लीवर की संख्या हमारे शरीर में केवल एक ही होती है जिसका काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलते दोस्तों, वसा का पाचन करता है और कुछ आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी करता है। ये वसा के द्वारा ही किया जाता है। और ये हमारे जो अमोनिया रहता है तो अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में बदलने का काम भी लीवर का होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा। मनुष्य के शरीर में किस बंध के कारण दो हड्डियां आपस में कैसे मिली हुई रहती हैं? ऐसा कौन सा बंध है जिसका दो हड्डियां आपस में मिली रहती हैं? तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा अस्थिबंध या लिगामेंट। क्या बोलते दोस्तों इसको? अस्थिबंध या लिगामेंट। तो लिगामेंट की परिभाषा होती है कि अस्थि किसको, यानी अस्थि को जोड़ती है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम लिगामेंट कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा। रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम बताना। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा लोहा। रक्त में क्या पाया जाता है? लोहा या आयरन या Fe, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। जिसमें ग्लोबिन प्रोटीन, हीम नामक प्रोटीन। तो हीम इसमें स्पष्ट होता है कि हीम क्या है दोस्तों? तो हीम है एक लोहा। तो रक्त में पाया जाता है लोहा जो ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। साथ ही दोस्तों अपने आसपास के समूह ग्रुपों में भेजना जिससे वो भी इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की गिनती करने पर कुल कितनी मांसपेशियां प्राप्त होंगी? यदि हम मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों को क्या करें दोस्तों? गिना जाए, निकाल के गिना जाए तो कितनी संख्या निकलेगी? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा 639। दोस्तों कितनी संख्या निकलेगी? लगभग 639 संख्या होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो तितली होती है दोस्तों उड़ने वाली, ये छोटी छोटी पंखी होती हैं
जिन्हें हम तितली कहते हैं, बरसात के दिनों में ज़्यादा निकलती है, तो उनके अध्ययन को क्या कहलाता है? चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा लेपोडेटेरियोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? लेपोडेटेरियोलॉजी। इस विज्ञान के अंतर्गत हम तितलियों का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि बॉल पेन। दोस्तों आपने देखा होगा बॉल पेन, BALL बॉल पेन। आजकल जितने भी OMR बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो दोस्तों इनमें क्या कहते हैं कि नीला और बॉल पेन का यूज करना है। तो जो हमारा बॉल पेन है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सिद्धांत बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा पृष्ठ तनाव। क्या दोस्तों इसका राइट आंसर? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के ऊपर काम करता है हमारा बॉल पेन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा सेरेबियम। किसके द्वारा होता है दोस्तों? सेरेब्रम के द्वारा ही हमारी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ऐच्छिक मतलब जिन हमारी इच्छा के अनुसार जो पेशियां काम करते हैं उसे कहते हैं ऐच्छिक गतियाँ। अनैच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, जैसे खांसना हो जाएगा, छींकना हो जाएगा, इनकी गति हमारे हिसाब से नहीं चलती है या ऑटोमेटिक चलती रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा कर दे तो क्या गलत है? यदि कोई लेंस है जो अक्षरों का आकार क्या करे दोस्तों? छोटा कर दे, जब बड़ा है, यदि जैसे यहाँ पे लिखा है ये बड़ा अक्षर लिखा है दोस्तों, तो अगर इसको क्या करे वो छोटा कर दे इस तरह से, तो उस लेंस को हम क्या कहते हैं? तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा अवतल। क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम अवतल कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे दोस्तों। तो इसमें दोस्तों था हमारा अवतल लेंस। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो लेंस हमारा कितना होता है? 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। मुख्य रूप से 2 प्रकार के गिने जाते हैं हमारा। एक होगा दोस्तों हमारा उत्तल और दूसरा होगा दोस्तों अवतल लेंस। बाकी वो होते हैं जैसे उत्तलोत्तल, अवतलोत्तल होते हैं द्विपक्षीय। तो लेंस किसे कहते हैं? ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ कैसे होने चाहिए दोस्तों? गोल होने चाहिए, उसे हम लेंस कहते हैं। उत्तल और अवतल। उत्तल से हम कोई चीज़ देखेंगे तो हमें छोटी चीज़ क्या दिखेगी दोस्तों? बड़े आकार की दिखेगी, कितना बड़ा आकार का। यदि हम अवतल से देखेंगे तो जो बड़ी चीज़ होगी वो कितना दिखेगी दोस्तों? छोटे आकार की दिखेगी। और उत्तल लेंस का उपयोग किस में करते हैं? हम दूरदृष्टि दोष में करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग दोस्तों हम निकट दृष्टि दोष में करते हैं। इसका हम एक चीज़ से और इसका पता लगा सकते हैं कि किस में किसका उपयोग होता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तल में लिखेंगे हम दूर दृष्टि दोष। क्या लिखेंगे दोस्तों? दूर दृष्टि दोष। और अवतल में लिखेंगे दोस्तों हम निकट दृष्टि दोष। तो उत्तल कितने का बन रहा है दोस्तों? तो उत्तल बन रहा हमारा 3 अक्षरों का, तो इसका उत्तर होना चाहिए दोस्तों 2 अक्षर का। और अवतल हमारा है 4 अक्षरों का, तो इसका उत्तर होना चाहिए दोस्तों 3 अक्षरों का। तो 3 का 2 में और 4 का 3 में ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जीव विज्ञान शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो हम बताना जीव विज्ञान शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा लेमार्क और टिबेरिनस ने। किसने किए थे दोस्तों? लेमार्क और टिबेरिनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। किसका किया था दोस्तों? बायोलॉजी शब्द का उपयोग
किया था। BIOLOGY, बायो यानी जीव, लोगों से नहीं अध्ययन करना। तो जो जीव जंतुओं का अध्ययन करे उसे कहते हैं बायोलॉजी या जीव विज्ञान। लेकिन जीव विज्ञान की खोज किसने की थी दोस्तों? तो जीव विज्ञान की खोज की थी हमारे अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने की थी। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि कार का मात्रक क्या है। तो कार का मात्रक क्या है दोस्तों? ये हमारा भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर है जूल। कार को कैसे नापते हैं दोस्तों? जूल। उसने कितने जूल कार्य किया? दोस्तों कार हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कहते हैं दोस्तों कार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों हमारा धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक, और चौथा होता है हमारा शून्य। जब कार दिखाया गया, दिखे, कार करने में दिखे तो उसे कहते हैं हम धनात्मक। जब कार हो रहा लेकिन कार के उल्टा कार हो रहा तो उसे कहते हैं ऋणात्मक कार। और जब कार हो नहीं रहा तो दोस्तों उसे कहते हैं हम शून्य कार। जैसे कोई व्यक्ति दीवार को धक्का देगा तो कार तो लगेगा लेकिन उसका कार दिखाई देगा, शून्य दिखाई देगा दोस्तों, तो उसे कहते हैं हम शून्य कार। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश, तो सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी क्या करना है दोस्तों? नापना है। तो जो बड़ी दूरियां होती हैं उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दूरी। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? तो यह दूरी की, इससे हम दूरी नापते हैं। तो प्रकाश वर्ष के द्वारा जो बड़ी मात्रक की दूरियां होती हैं उनको हम प्रकाश वर्ष के द्वारा ही नापते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों हमें बताना कि एक ही प्रकार के परमाणु, यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु प्लस परमाणु, यानी परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? अणु बनेगा। परमाणु मिल करके क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। अणु बनाएंगे दोस्तों। साथ में एक ही प्रकार के कण परमाणु मिलकर बना होता है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं? हम तत्व भी कहते हैं। यानी एक ही प्रकार के जब कण मिलते हैं परमाणु को तो उसे क्या कहते हैं? हम तत्व कहते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हमारा तत्व। अगला प्रश्न हमारा कि फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करते हैं दोस्तों? तो फाउंटेन पेन का बताना है कि सिद्धांत या किस नियम पर काम करता है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा किसका क्रिया, किस पे दोस्तों? किसका क्रिया पर काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नींबू और नारंगी में दोस्तों में बताना कि नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो आपने पढ़ा होगा इसमें होता है सिट्रस या साइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। कौन सा? चलिए तो इसका हम आंसर टाइप करते हैं। तो इसके में लिखा है दोस्तों साइट्रिक अम्ल है। तो कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक है वो किससे बनाए जाते हैं? तो चलिए इसका हमारा राइट आंसर है दोस्तों एल्यूमिनियम। इससे एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल की मिश्र धातुओं से शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों चुंबक कुछ स्थायी तो कुछ अस्थायी होते हैं। जो स्थायी चुंबक होते हैं वो तो प्रकृति मिलते हैं, जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो नरम लोहे की रॉड से बनाए जाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। वो उनमें विद्युत धारा तब तक बनती है जब तक, यानी जो अस्थायी चुंबक होते हैं उनमें चुंबक तब तक बनते हैं जब तक कि हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कंटिन्यू करते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। तो जो ऊष्मा का सबसे अच्छी धातु है, सबसे अच्छा सुचालक है, वो पदार्थ कौन सा है? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा पारद है। क्या दोस्तों? ऊष्मा की सबसे अच्छी है पारद।
पारद मतलब पारा, पारा से अच्छी धातु कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि पारा थोड़ी सी भी ऊष्मा पा करके वो क्या होता है दोस्तों, चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। कहते ना लोग बाग कहावत में कहते ना कि इनका पारा जल्दी चढ़ गया, इसका मतलब दोस्तों कि पारा थोड़ी सी भी ऊष्मा पा करके ऊपर की ओर चढ़ जाता है। और इसका अच्छा एक गुण होता है दोस्तों, ये कांच से चिपकता भी नहीं, इसलिए थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का दोस्तों, क्योंकि सुबह के समय जो सूरज निकलता है तो उतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर में होता है। चलिए इसका आंसर हम इस तरह से जान सकते हैं। तो ये है दोस्तों सुबह यानी मॉर्निंग कह सकते हैं। ये शाम मतलब इवनिंग कह सकते दोस्तों। यहाँ जाएगा हमारा इवनिंग, EVENING इवनिंग। तो दोस्तों जब हम यहाँ हैं तो यहाँ से देखते हैं कि सूर्य हमारा निकला है, यहाँ से सन निकला है, तो सन को हमसे यहाँ तक कितना होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा दूर है। और जैसे जैसे वो हमारे पास आएगा इस तरह से, तो क्या होगा, यहाँ से अब यहाँ आएगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी दोस्तों, यहाँ की अपेक्षा कम होगी। इसलिए हमें सूर्य दोपहर में ज़्यादा गर्म दिखता है, क्योंकि सूर्य हमारे पास या नज़दीक उपस्थित होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर हमारा कि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था कि क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण भी पृथ्वी का माहौल गर्म कर देती हैं। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश को हम तक आने में 8 मिनट, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि सूर्य हमसे कितना दूर होगा। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। दोस्तों फलों को पकाने के लिए हम बताना है कि किस गैस का उपयोग करते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर है हमारा एसिटिलीन। किसका उपयोग करते दोस्तों, एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भेल किस वर्ग का प्राणी है दोस्तों। तो हमें बताना है कि भेल किस वर्ग का प्राणी है। भेल मतलब जो सबसे बड़ी मछली स्तनधारी। भेल कैसे दोस्तों, स्तनधारी है। तो इसका वर्ग क्या होगा दोस्तों, यही होना चाहिए इसका स्तनधारी वर्ग। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर है दोस्तों स्तनपाई नहीं, स्तनधारी जानवर। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है दोस्तों। इसको अभी हमने पढ़ा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, तो कौन सी है, यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 148 कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक उपयोग होता है। किसमें दोस्तों, फोटोग्राफी। चलिए तो इसका राइट आंसर हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। तो दोस्तों जब फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का लेप रहता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति का नेगेटिव यानी काला प्रतिबिंब बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा होती है उसको किससे नापते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है कैलोरी। किससे नापते दोस्तों, कैलोरी से पता लगता है कि कितना ग्राम भोजन की मात्रा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है दोस्तों। तो हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा चेचक। कौन सा रोग होता है दोस्तों, चेचक होता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आ चुका है कि दूरदृष्टि दोष वाली आँखें साफ साफ देख सकती हैं। दूरदृष्टि दोष वाली आँखें साफ साफ देख सकती हैं, क्यों, ऐसा क्या उपाय करना होगा कि वो आँखें साफ साफ देख सकते हैं। तो चलिए इसका और राइट आंसर है दोस्तों दूर की वस्तुओं को, यानी दूरदृष्टि दोष क्या कर पाएंगे, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं।
चलो दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। तो दोस्तों इसमें हमें किस पे फोकस करना है? दूर पे करना है, मतलब दूर का दिखना। यानी जिस दोष में व्यक्ति को दूर का तो साफ दिखता है लेकिन पास का साफ नहीं दिखता, तो इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या करेंगे दोस्तों? हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो निवारण में क्या लिखेंगे हम? निवारण में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अभी आप इसके पहले हमने आपको बताया था कि इसमें लिखा था दूर, दूर यानी उत्तल। 2 का उत्तर आएगा दोस्तों 3 में, एक अक्षर बढ़ के जाएगा। चलिए अब होता है अगला हमारा निकट दृष्टि दोष। कौन सा को दोस्तों? निकट दृष्टि दोष। निकट, इसमें करेंगे दोस्तों हम किस पे गौर? निकट पे करेंगे। निकट यानी पास, तो हम कह सकते हैं पास या निकट या नज़दीक रखी वस्तु को तो व्यक्ति क्या कर सकता है? स्पष्ट देख सकता है, सुस्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। इसे कहते हैं हम निकट दृष्टि दोष। चलिए दोस्तों, से तो इसका जब व्यक्ति को हो जाए तो हम निवारण है यानी चश्मा बनवाएंगे इसको। तो कौन सा बनवाएंगे? उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस। क्या करेंगे दोस्तों? अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। आपको ध्यान रखना, दर्पण नहीं लिख देना वरना आपकी आंख आप ही को दिखेगी। चलिए दोस्तों, तो अब इनमें कमी क्या होती है दोस्तों? दोष क्या होते दोस्तों? तो एक होता हमारा दोष में कौन सा दोस्तों? दूरदृष्टि दोष। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि यहाँ आ जाएगा दोस्तों निकट दृष्टि। तो इनमें क्या दोस्तों, ऐसा क्या होता है? तो चलिए हम आपको बता दें कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों? जो होती फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। और इसमें निकट में फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? कम हो जाती है। इसी समस्या के कारण व्यक्ति को पास एवं दूर का स्पष्ट नहीं दिखता है। तो हमारी जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी कितनी होगी दोस्तों? अधिकतम दूरी होगी दोस्तों कितना? अनंत, क्योंकि हम अनंत तक का साफ देख सकते हैं। तो हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोस्तों 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी होगी दोस्तों अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा कि जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है माइकोलॉजी। क्या बोलते दोस्तों इसको? माइकोलॉजी यानी कवकों का अध्ययन किया था इसमें, या कवक विज्ञान। माइकोलॉजी को कहते हैं कवक विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन के तत्व कितने पाए जाते हैं? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हमारा 60%। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है दोस्तों? 60% होता है। तो अगर हम वायुमंडल में देखें, वायुमंडल में 78% होता है दोस्तों N2 नाइट्रोजन, 21% होता है O2 ऑक्सीजन,
और 0.003% होता है दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दोस्तों जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी कम होने के बावजूद भी वो हमारे वातावरण को इतना प्रभावित करती है। अगर इसकी मात्रा कहीं ऑक्सीजन की जगह होती या कहीं नाइट्रोजन की जगह होती दोस्तों तो हमें इतना परेशान करती कि हम पृथ्वी पर रहते रहते ही पिघल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा विषाणु। किसके द्वारा होता है दोस्तों, विषाणु के द्वारा होता है। लेकिन रोग निर्मित कैसे होता है, जब कुत्ता किसी यानी दूषित कुत्ता जब किसी व्यक्ति को काट लेता है तो वह अपने लार टपका देता है किसके, ब्लड के माध्यम से मनुष्य के शरीर में मिल जाता है, जिसके कारण उसको हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। और हाइड्रोफोबिया रोग का जो रोगी व्यक्ति होता है क्या होता है दोस्तों, वो पानी से डरता है, वो पानी नहीं पीता। जैसे कुत्ता देखा आपने कभी पानी पीता तो पानी से डर के पानी पीता है, इसलिए उसको वो पानी से डरने लगता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडेम हो जाता है। दोस्तों बताना किसकी कमी कुसंक्रिया मतलब किसकी कम क्रिया के कारण मिक्सडेमा रोग हो जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा अबाटो ग्रंथि। ये कहाँ पाई है दोस्तों, ये गले में पाई जाती है, गले में पाया जाता है अबाटो ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि कोश का भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है दोस्तों। तो हमें बताना है कोश का भित्ति जो कोश का रहती है इसके चारों तरफ जो कवर रहता है किसका बना होता है। तो दोस्तों इसका नाम है सेलुलोज। चलिए राइट आंसर इसका सेलुलोज एंड काइटिन। किसकी बनी दोस्तों, सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पौधों का नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है। जो पौधों को नाम देते दोस्तों वो विज्ञान क्या कहलाता है। चलिए इसका राइट आंसर हमारा वर्ग की। क्या दोस्तों, वर्ग की। तो वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, तो वो थे कैरोलस लिनियस। यानी इन वैज्ञानिक ने क्या किया था, वर्गीकरण विज्ञान की खोज की थी। इन्होंने बनाई थी कौन कौन सी दोस्तों, एक नाम पद्धति, दुई नाम पद्धति। यानी इन्हें दुई नाम पद्धति इनकी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। जाति के साथ दोस्तों वंश लगाना बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो हमारे वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई तो दोस्तों जाति क्या होती है, जाति। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ में क्या होता है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जल के ऊपर स्तर पर रहेगी। तो दोस्तों जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। यदि बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल में डालेंगे दूसरा शुद्ध अल्कोहल में डालेंगे तो दोस्तों जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी कौन, बर्फ रहेगी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है थर्म किसका यूनिट है दोस्तों। तो बताना थर्म किसका यूनिट है। चलिए इसका राइट आंसर है ऊष्मा का। थर्म मतलब थर्मामीटर। थर्म बना दोस्तों कैसे बना है, थर्मामीटर से तो बना है। तो किसका है, अब थर्मामीटर क्या करेगा, गर्मी को नापेगा, ऊष्मा को नापेगा। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मा लगा दिया जाता है। किसका चश्मा लगाते, कहीं दर्पण तो नहीं लगाते इसको। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं हम, अवतल लेंस। आपको ट्रिक का यूज करना है दोस्तों, क्या करना है, ट्रिक का यूज। 3 का है तो 4 में उत्तर होगा पक्का, वो शॉर्ट आउट करो हटाओ। चलिए तो आज का हमारा टॉपिक पूरा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों। क्या करना है, कमेंट्स करना है, साथ में वीडियो को लाइक कर देना।
और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारा इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।